इसकी एक सर कॉपी। सर हाँ, अगर b की वैल्यू ना दे तो अगर a इक्वल टू 11 है और b हमने कुछ नहीं दिया है। वो ग्लोबल उठाएगा 8 के अंदर। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ 126 जो मैंने नया प्रोग्राम बना लिया, इसमें आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो मॉडिफिकेशन है ये ग्लोबल वाले के लिए होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्लोबल ए कॉमा, ये इस बात का सिग्नल है कि कभी भी अगर ए और बी को मॉडिफाई किया गया तो वो नए लोकल वेरिएबल नहीं माने जाएंगे और वो ग्लोबल वाले ही मॉडिफाई होंगे। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये ग्लोबल वाले ए ग्लोबल वाले बी में ही होगा। और इसका प्रूफ कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई हो तो 11 और 21 का ही हो जाए। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि हाँ ये ए और बी यही वाले मॉडिफाई होंगे। आ गया 231, 11 मल्टीप्लाई बाई 21 दैट इज 230। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या, और इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो ये वही है जिससे पहले वाला प्रोग्राम था, ये 200 है, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई के अंदर ग्लोबल वाले यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नया क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर क्या होगा ए और बी नाम के ग्लोबल वेरिएबल हो ही ना, मान लो मैं ये हटा दूं यहाँ से, तो क्योंकि आप एक तरफ फंक्शन से क्या कह रहे हैं कि फंक्शन जब भी ए और बी की वैल्यू मॉडिफाई करना तो वो ग्लोबल वाले ही मॉडिफाई होंगे, नया लोकल नहीं बनेगा। अब ग्लोबल है ही नहीं तो फिर क्या होगा, जब ग्लोबल है ही नहीं तो उस केस में हमारा ये वेरिएबल्स ग्लोबल बना दिए जाएंगे। यानी कि इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली, ग्लोबल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर से भी बनाया जा सकता है। कब, जब आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और वो वेरिएबल ग्लोबल हमारा स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो अब ये वेरिएबल ऐड फंक्शन के बाद से ग्लोबल की तरह आगे के प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, न कि उससे पहले नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ऐड फंक्शन चलेगा नहीं तब तक ये सारी बातें होंगी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं किसी फंक्शन के बाद से एक वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहता हूं तो आप उस फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट का यूज करके। इसका मतलब अगर मैं ऐड फंक्शन से पहले ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अभी ए और बी तो है ही नहीं आपके प्रोग्राम में, अभी ए और बी तो आपके प्रोग्राम में है ही नहीं, ऐड चलेगा तब आएंगे, उसके बाद से ग्लोबल, और जो पहले लिखा था उस केस में चल जाता। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। भाई 2-3 लोग इन आउट हो रहे हैं बार बार, नेटवर्क इशू हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे हर बार पे अलाउ करना पड़ेगा, जितनी बार आप इन आउट होंगे उतनी बार अलाउ करना पड़ेगा। चलो, इसमें आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क इशू अगर होगा तो। फाइन, तो ये हमारा भाई लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा यहाँ पर हो जाता है, कैसे काम ये करता है। आगे अब यहाँ पर मैं उसी फंक्शन को बनाने की कोशिश करता हूँ जिसको फोकस करते हुए हमने फंक्शन पढ़ने शुरू करे थे। इवन ऑड का मुझे लॉजिक लिखना है, इस तरह से लिखना है कि कहीं पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। और ये बात ब्रेन में रखनी है कि आप लॉजिक को इस्तेमाल करने की बात करेंगे, जितनी बार लॉजिक चलेगा अगर इनपुट की जरूरत पड़ेगी तो इनपुट बदलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार वही इनपुट पे काम हो रहा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और मान लो इसका नाम कर दिया चेक, ये चेक करेगा कोई नंबर इवन है या होगा। अब इसके अंदर मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया 5 और यहाँ पर लॉजिक लगा दिया इफ नंबर इज मॉडुलस इक्वल टू 2 लिख दिया।
अब इस फंक्शन को मैं रीयूज करना चाहता हूं, तो जस्ट आप इसे कॉल करेंगे। ठीक, अब जब इसे मैं कॉल करूंगा तो ये लोकल वेरिएबल आएगा, चेक करेगा और आउटपुट आ जाएगा कि भाई नंबर आपका ऑड है। अगर मैं इसे दोबारा कहीं से भी कॉल करूं, मान लो ये दोबारा मैं इसे कॉल करूं, तो ये अगली बार भी तो इसी नंबर को ही चेक करेगा। अगर मैं इसे तीसरी बार कॉल करूं तो ये अभी भी इसी नंबर को ही कॉल चेक करेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज नहीं आ पा रही है जो हमें चाहिए थी। यहाँ पर क्या हो गया, एग्जैक्ट सारे स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट की तरह चल रहे हैं। मैं ये चाहता था जो मैथमेटिकल फंक्शन थे उसी तरह से ये होना चाहिए। जितनी बार मैं कॉल करूं उतनी बार मैं बताऊंगा कि कौन सा नंबर चेक करना है मुझे। आप अपनी तरफ से क्यों मान के चल रहे हैं कि नंबर की वैल्यू 5 होगी? मुझसे पूछिए क्या नंबर चेक कराना। भाई इमेजिन करो सिचुएशन क्या है। अगर एक रियल टाइम एनालॉजी लेकर चलें तो मान लीजिए आपके पास जो एटीएम कार्ड है जिस बैंक का है, उस बैंक ने ट्रांजैक्शन करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, टीएक्सन नाम से एक फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन को बनाकर इसके अंदर लॉजिक लिख दिया ट्रांजैक्शन करने का, जो आपके एक्चुअल डेटाबेस या आपका जो बैंक का अकाउंट है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। और इस कोड को, इस फंक्शन को उठाकर उन्होंने रख दिया एक सर्वर पे, ताकि आप इसको कहीं से भी इस्तेमाल करवा पाए। कैसे रखा जाता है सर्वर पे, यह भी हमारा स्कोप नहीं है। मान लीजिए हमने इसको सर्वर पे रख दिया। अब आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो जो पेटीएम का ऐप है वो अलग लोगों ने बनाया और ये अलग लोगों ने बनाया। अब पेटीएम का प्रोग्राम अपने अंदर से इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो सोचिए, ट्रांजैक्शन अमाउंट तो पेटीएम का प्रोग्राम बताएगा ना इस फंक्शन को। ये पहले से लिख दे कि अमाउंट इक्वल टू 100, ऐसा थोड़ा ना होगा। फिर तो ये होगा जितनी बार ये फंक्शन चलेगा हर बार 100 अमाउंट पर ट्रांजैक्शन कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जो इस फंक्शन को कॉल करेगा वो बताएगा भाई उसको जरूरत है इस कोड को यूज करने की, तो उसे पता होगा ना कि किस इनपुट के लिए यूज करना है। अगर मैं पेटीएम की जगह स्वाइप मशीन, मान लो मैंने शॉपिंग करी या मैंने अपनी कार में फ्यूल यहाँ पर पड़वाया, तो स्वाइप कार्ड से मैंने पेमेंट करा, तो स्वाइप कार्ड का जो अंदर का प्रोग्राम है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। जब वो कॉल करेगा तो वो अपना इनपुट पास करेगा ना। आप पहले से थोड़ी बता सकते हैं कि कितना हमारा फ्यूल पड़ा था, नहीं, जितना पड़ा होगा रन टाइम पर वो मशीन खुद हमारा डिटेक्ट करेगी और फिर आपका आउटपुट मिलेगा, हाँ भाई ट्रांजेक्शन डन, ये आपकी आईडी है। और आप एटीएम से जाएंगे वही काम करने के लिए, एटीएम के अंदर जो प्रोग्राम चलता है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और वो इनपुट पास करेगा। भाई ऐसे ही तो होगा हमारा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मान लो ये आपका पेटीएम का प्रोग्राम है जहां से इसे कॉल करने हैं, ये आपका मान लो स्वाइप मशीन का कोड है जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसी तरह से ये एटीएम का प्रोग्राम है जहां से ये कॉल हो रहा है। तो जहां से ये कॉल हो रहा है वहां से तो हम कुछ बता ही नहीं रहे कि किस इनपुट के लिए लॉजिक चलना चाहिए। रीयूजेबिलिटी लॉजिक की करनी है, इनपुट की नहीं करनी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है हमें। यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना, इसको यहाँ से हटाइए, प्रॉब्लम फिर आ गई। सर यहाँ से अगर हटाइए तो फिर इनपुट कहाँ से लाइए? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये जो पैरेंथेसिस होती हैं, इन पैरेंथेसिस के बीच में आप क्या लिखेंगे, अपना एक वेरिएबल लिखेंगे। ये आपने लिख दिया। ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एक नाम दिया गया आर्गुमेंट। तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फंक्शन आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट का मतलब होता है वो वेरिएबल जो फंक्शन के पैरेंथेसिस में लिखा जाए, उस वेरिएबल को आर्गुमेंट कहा जाता है। और इसका पर्पस होता है कॉल करने वाले से इनपुट लेना। इस वेरिएबल का इनपुट या इस आर्गुमेंट को वैल्यू कहां से मिलेगी? जब कोई फंक्शन कॉल करेगा।
तो चेक फंक्शन अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो मुझे इस आर्गुमेंट की वैल्यू पास करनी होगी। मैंने पास करी यहां से 5। तो अब कॉल करने वाला बता रहा है अब जब मैं दोबारा चेक फंक्शन कॉल कराऊंगा तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी तो नम को वैल्यू पास करी थी 5, अब मैं दोबारा क्यों करूं, क्योंकि फंक्शन के आर्गुमेंट भी लोकल वेरिएबल की कैटेगरी में ही समझे जाते हैं। जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ वैसे ही ये जो आर्गुमेंट था मेमोरी से फ्री कर दिया गया, अब ये नहीं है मेमोरी के अंदर। यानी कि दोबारा अगर कोई इसे कॉल करेगा तो इसको वैल्यू लेकर आएगा। जितनी बार ये फंक्शन कॉल किया जाए इसी प्रोग्राम से या किसी भी प्रोग्राम से एक नंबर आर्गुमेंट में लेकर आएगा। आर्गुमेंट में लेकर आएगा मतलब जब कॉल करेंगे तो पैरेंथेसिस में इसकी वैल्यू पास करेंगे। अगली बार मैंने 12 दे दिया, अगली बार मैंने 43 दे दिया। तो पहली बार चेक फंक्शन जब कॉल होगा तो 5 के लिए हम लॉजिक को रीयूज कर रहे हैं, अगली बार हम 12 के लिए लॉजिक को रीयूज कर रहे हैं और थर्ड टाइम 43 के लिए हम लॉजिक को रीयूज कर रहे हैं। 12 43। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्या हमारा फंक्शन आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, वो ये कि सर कितने आर्गुमेंट होंगे, ये कैसे पता चलेगा? आपको एक आर्गुमेंट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो सीधा आंसर है, वो फंक्शन जो लॉजिक लिखकर बैठा है उस लॉजिक में देखिए कितने इनपुट की जरूरत है। आप किसी नंबर का इवन ऑड करेंगे तो कितने नंबर चाहिए? एक ही तो नंबर चाहिए जिसके बारे में पता करना इवन या ऑड। अच्छा सपोज करो मैं एक फंक्शन बनाता हूं और ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा। इसका नाम मैंने ऐसा ही कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर से इंटरेस्ट निकलवाना है। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट आया उसको मैंने प्रिंट करना है। अब जिस किसी को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना है मेरा फंक्शन कॉल कर दे तो बताएगा नहीं वो कि सिंपल इंटरेस्ट वो मांग रहा है, तो प्रिंसिपल तो बताइए कि क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टेन्योर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस फंक्शन का जो लॉजिक है वो ये है, और इस लॉजिक में 100 तो 100 ही है, लेकिन प्रिंसिपल तो हर बार अलग अलग हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता रहता है, ये भी अलग अलग होगा, टेन्योर भी हर किसी का अलग अलग है। तो ये 3 इनपुट हो गए इस फंक्शन के लॉजिक को पूरा होने के लिए। तो मुझे यहाँ पर कितने आर्गुमेंट बनाने चाहिए? 3 आर्गुमेंट बनाने चाहिए। आर्गुमेंट का नाम ABC रख दो, IJK रख दो, मीनिंगफुल रख दो, PRT। P का मतलब प्रिंसिपल हो गया, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, T का मतलब टेन्योर हो गया। अब जितनी बार ये फंक्शन कॉल किया जाएगा उतनी बार आपको 3 आर्गुमेंट पास करने होंगे। पहला आर्गुमेंट, अब यहाँ पर पोजीशन का ध्यान रखना है, पहली पोजीशन पर जो आप कॉल करते समय वैल्यू लिखेंगे वो P आर्गुमेंट की वैल्यू होगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर मान लो 5000, कॉमा दूसरी पोजीशन की जो वैल्यू होगी वो दूसरी पोजीशन के आर्गुमेंट की होगी। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कर दिया 4% का, कॉमा फिर आता है आपका T टेन्योर मान लीजिए 2 इयर्स। तो ये क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देगा इस प्रिंसिपल पर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने टाइम में। अब आपको कुछ और वैल्यूज पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मुझे पूछना है 43,000 पर अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 5 इयर्स के लिए मुझे पूछना हो तो कितना आएगा। आप बस इतना बताओ, बाकी काम मैं कर रहा हूँ, लॉजिक का रियूजेबिलिटी में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो कितने आर्गुमेंट आएंगे डिपेंड करेगा आपका जो लॉजिक था उस लॉजिक में कितने इनपुट की नीड है। ठीक है,
आगे बढ़ो। सर इसका आउटपुट फ्लोट वैल्यूज की शो कर रहा है। जब आपने डिवीजन करा होगा तो जो रिजल्ट बना होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट बना होगा, इसलिए डिवीजन ऐसा शो कर रहा है। सर हम यूजर से इनपुट नहीं ले सकते? यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए। जितनी बार आप फंक्शन कॉल करेंगे उतनी बार यूजर से प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेनर लीजिए, और यहाँ पर जो आप हार्ड कोड वैल्यू लिख रहे हैं उसकी जगह पर यूजर से जो आपने इनपुट कराई थी उनको आप पास कर सकते हैं। ओके। सर फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते हम लोग, इनपुट करा नहीं सकते वैल्यूज यूजर से ही? करते हैं डिस्कशन इस बात पर। मान लीजिए मुझे यूजर से इनपुट लेकर इस फंक्शन में वैल्यू पास करनी है, तो दो रास्ते हैं मेरे पास। पहला रास्ता है कि जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा उस समय मैं यूजर से इनपुट ले आऊंगा। मान लो a इक्वल टू मैंने लिख दिया इंटीजर एंटर प्रिंसिपल, b का मतलब कर दिया मैंने इनपुट, और सब इंटीजर मान के चलते हैं क्योंकि हमें वो इंटीजर फ्लोट में नहीं पढ़ना है। हमें जो ये क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट में जाना है कि फंक्शन यूजर से इनपुट ले तो अच्छा है या जहां से कॉल कराते हैं वहां से इनपुट लें वो अच्छा है। और ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इंटीजर पी आर और P। अब यूजर से जो वैल्यू आई वो ये बी सी में रखनी, तो अब जो ए है वो प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, तो 5000 की जगह मैं ए लिखूंगा और 4 की जगह मैं बी लिखूंगा और ये सी लिखूंगा। यानी कि जो इस बार मेरा इनपुट है वो वेरिएबल्स में रखा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको चला रहा हूँ, एंटर पी 6000, एंटर आर 4, 10 और 3, ये हो गया 720, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। इसको मैंने यहाँ से ऐसे हटा के और ऐसे लिख दिया। एक फंक्शन के अंदर हम वो सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आज तक हम लिखते आ रहे थे। यूजर से इनपुट लेना, लूप लगाना, कंडीशन लगाना, हर स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। तो मैंने डायरेक्ट इनका नाम PRT कर दिया, और जब कॉल करने वाले की बात हुई तो मैंने कॉल करने वाले से कुछ कहा ही नहीं, उससे कहा बस कॉल कर दो, बाकी फंक्शन अपने आप सारा काम कर लेगा। एंट्रोपी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों से आउटपुट सेम आ गया। अब यहाँ पर आता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कौन सी अप्रोच बेटर है, पहले वाली या दूसरी वाली। एफर्ट तो उतने ही लगने हैं, ठीक है। तो अब इसको लार्ज स्केल पर जब हम समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, जैसे अभी आपने बना रखा है, इसी को मैं यहाँ पर बस मार्कर से लिखता हूँ, और इस फंक्शन को आपने यूजर से इनपुट लेकर लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए बना दिया। अब मैं यहां से इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं फ्री हूं, मुझे बस कॉल करना है, बाकी काम ये फंक्शन कर लेगा। सिचुएशन क्या है, मुझे एक और प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम से इस फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन उस प्रोग्राम ने एक फाइल थी, उस फाइल के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई थी। पहले इस प्रोग्राम ने इस फाइल से वैल्यू को रीड करी है। अब उन्हीं वैल्यू को जो इस प्रोग्राम ने फाइल से रीड करी हैं उनके साथ ये सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करना चाहता है। लेकिन अगर इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये फिर से काम मांगने चला जाएगा यूजर से। मेरे पास इस फंक्शन को तीसरी बार कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। इस बार मेरे पास डेटाबेस में एक टेबल है और उस टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हैं। तो इस प्रोग्राम ने क्या करा, पहले उस डेटाबेस की टेबल से वैल्यू निकाली, फिर उन वैल्यूज का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे।
लेकिन अगर ये प्रोग्राम यही फंक्शन कॉल कर दे तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा इनपुट मांगने के लिए, यूजर से जाएगा। अब यूजर कह रहा है मैंने तो अपना डेटा रख दिया टेबल के अंदर, मैंने तो डेटा अपना रख दिया फाइल के अंदर, वहां से पढ़ो। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से इनपुट लेकर आते हैं तो उस फंक्शन की रीयूजेबिलिटी कम हो जाती है। ये फंक्शन हर उस जगह से कॉल किया जा सकता है जहां पर हर बार यूजर से ही इनपुट लेकर कोड को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन अगर मैं किसी अदर एनवायरनमेंट से इनपुट लेकर, अदर एनवायरनमेंट का मतलब फाइल, टेबल, क्लाउड, कहीं से भी इनपुट लेकर इस फंक्शन को रीयूज करना चाहता हूं तो ये फंक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि जब भी ये चलेगा यूजर से मांगने जाएगा। जरूरी नहीं है जो प्रोग्राम इसको कॉल करे वो यूजर से इनपुट लेकर आए। तो जब आप इस फंक्शन को बना रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इसे कौन कॉल करेगा और कहां से कॉल करेगा। तो जो रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप फंक्शन को एनवायरनमेंट स्पेसिफिक मत करिए, फंक्शन को लॉजिक के लिए बनाइए। फंक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एनवायरनमेंट से इनपुट लेने की नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिक इंप्लीमेंट करने की होनी चाहिए, और जिस एनवायरनमेंट से इनपुट आएगा वो कौन प्रोग्राम लेगा, कॉल करने वाला प्रोग्राम एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए और वो अपने एनवायरनमेंट से इनपुट ले, फिर इस फंक्शन को वो इनपुट पास करे। यानी कि जो इससे पहले हमने लिखा था कि आर्गुमेंट के थ्रू हमें इनपुट लेना चाहिए, वही अप्रोच बेटर है। सोचिए, जो मैंने आपको एटीएम वाला और बैंक वाला प्रोग्राम बनाया था, तो जो सर्वर पे फंक्शन लिखा है ट्रांजैक्शन वाला, उसे क्या पता इनपुट एटीएम से आएगा, पेटीएम से आएगा, गूगल पे से आएगा, स्वाइप मशीन से आएगा, कहां से आएगा, इसे मतलब ही नहीं इस बात से। इसका काम है ट्रांजैक्शन करना, जिसको ये वैल्यूज लानी है वो खुद अपनी लेकर आए। ठीक है, तो रिकमेंडेड वे यही है कि आपको फंक्शन में कभी भी डायरेक्ट यूजर से इनपुट नहीं लेना चाहिए। सिंटैक्टिकली इट इज करेक्ट, कॉन्सेप्चुअली इट इज नॉट गुड। फाइन, तो पहले वाली अप्रोच हमारी बेटर है। चलो, तो ये हमारा हो जाता है फंक्शन और फंक्शन आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट। आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।